हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको क्लास 10th का पॉल साइंस का पहला लेसन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। राइट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो कंट्री के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। मीन्स बेसिकली बेल्जियम और श्रीलंका जो है उसमें एथनिक कॉम्पोजिशन कैसी है, लोग किस तरीके से वहाँ पे रहते हैं, किस तरीके से रिजाइड करते हैं, और उनके बीच में क्या कोई कन्फ्लिक्ट होता है, और अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो किन किन वजहों से होता है और क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। राइट। बट इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर सम इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर, जो कि पावर शेयरिंग के बारे में है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता पावर शेयरिंग क्या होती है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। पावर शेयरिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो एक कंट्री है, सपोज अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडिया, तो इंडिया में पावर शेयरिंग जो है इसके अकॉर्डिंगली दो तरीके से है। एक जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जिसे हम सेंटर की गवर्नमेंट कहते हैं, वो देश को चलाती है। देश के बड़े बड़े फैसले जो होते हैं वो उसी को लेने होते हैं। उसके बाद में दूसरी गवर्नमेंट आती है विच इज़ कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, और वो अपने अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं इसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हमारी दो गवर्नमेंट हो जाती है, स्टेट की गवर्नमेंट और दूसरी होती है हमारी सेंटर की गवर्नमेंट। राइट। ये दोनों काम करती हैं। इसी तरीके से इसके अकॉर्डिंगली इन दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में कई बार क्लैश भी होता है। बट वो क्लैश क्या होता है इसके अकॉर्डिंगली, वो ठीक होता है या नहीं होता, या फिर हमें किसी और के पास जाना होता है उस क्लैश को ठीक कराने के लिए। इट मीन्स कि क्या हमें जुडिशरी की हेल्प लेनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें, क्या उसके बाद भी उस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकलता है, ये प्रॉब्लम्स होती है तो क्यों होती है, अगर उसे निपटाते हैं तो कैसे निपटाते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंगली इंडिया में भी होती हैं, और यही चीज़ें बेल्जियम और श्रीलंका में भी हुई थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके अकॉर्डिंगली पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश में अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी बिल्कुल फेल हो जाएगी। डेमोक्रेसी तभी फेल होती है इसके अकॉर्डिंग जब पावर शेयरिंग नहीं होती, वहाँ पे कोई उसका कुछ भी आउटकम नहीं आता जो भी आप कहते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कहता है कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, इट इज अ स्मॉलर इन एरिया एंड देन द स्टेट ऑफ द हरियाणा, इट हैज बॉर्डर विद द, कहता है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये कहता है कि जो बेल्जियम है वो बहुत छोटी सी कंट्री है, कहाँ पे, यूरोप के अंदर है। और ये हरियाणा में जितने लोग रहते हैं उससे भी कम लोग यहाँ पे रहते हैं, अराउंड 2 करोड़ पीपल। राइट। और ये उससे भी छोटा एरिया है। इसके जो बॉर्डर्स है वो कहाँ कहाँ पे आपके नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग से टच होते हैं। बेल्जियम की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन, एथनिक का मतलब जो वहाँ रहने वाले समुदाय के लोग हैं वो, कहता है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा जटिल है। आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया, सॉरी, कंट्री, 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। कहता है कि यहाँ पे 59% टोटल पॉपुलेशन में से 59% लोग जो है वो फ्लेमिश जगह है वहाँ रहते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली 59% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। वहीं पे एक 40% लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं, वेलोनिया में रहते हैं, और वो फ्रेंच बोलते हैं। और ये कहता है द रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन। सिर्फ 1% लोग हैं जो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ जर्मन बोलते हैं। कहता है द कैपिटल सिटी ऑफ द बेल्जियम, बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है वो ब्रशल है, जहाँ पे 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। 20% लोग जो हैं इसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे डच बोलते हैं। और ये कहता है इस तरीके से कॉम्पोजिशन बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है। राइट। ये कहता है कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। कहता है कि दिस वाज डिसलाइक्ड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री एज द गॉड, as they got as benefit of the economy। कहते हैं डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच बेटर। कहता है कि इन दोनों के बीच में हमेशा क्लैश चलता रहता है, क्योंकि जो डच वाले हैं उनकी संख्या इसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा है, बट इसके अकॉर्डिंगली उनके पास में सोर्सेज कम है, एजुकेशन कम है, और उनके पास में जितनी भी चीज़ें एज कम्पेयर टू फ्रेंच वो बहुत कम है। फ्रेंच वाले संख्या में बहुत कम है, वो माइनॉरिटी में है, लेकिन वो वेल्दी पीपल हैं वहाँ के, इसलिए इन दोनों के बीच में इसके अकॉर्डिंगली एनवी चलती रहती है, जलन चलती रहती है। कह रहे हैं कि दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950 एंड 60। The tension was more serious in the Brussels as the Dutch-speaking people were a majority in the country, but a minority in the capital। कहता है कि इनके बीच में 1950 से लेकर 60s के बीच में ब्रशल जो इनकी राजधानी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हुई थी, क्लैश हुआ था, छोटे मोटे राइट्स हुए थे, सिविल वॉर भी हुई थी इसके अकॉर्डिंगली, बट इनकी गवर्नमेंट ने उसका हल निकाल लिया था।
आगे हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन द बेल्जियम। आगे क्या पढ़ेंगे हम? एकोमोडेशन ऑफ द बेल्जियम, कि बेल्जियम में किस तरीके से लोग रहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या क्या उनके लिए फैसिलिटीज कर रखी हैं, जो माइनॉरिटीज में है उनकी क्या फैसिलिटीज हैं, जो मेजोरिटीज में है उनको क्या क्या मिल रहा है, राइट। ओके, ये कहता है एकोमोडेशन इन द बेल्जियम लीडर्स, कहता है रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल differences in the cultural diversities in the country. Thus, they amended the Constitution of Belgium 4 times between 1970 to 1993. The arrangements that they created was very innovative and different from other countries in the world. कहता है कि यहाँ के लोगों ने मीन्स बेसिकली जो यहाँ के लेजिस्लेचर थे जो कानून बनाते हैं, उन्होंने 1970 से लेकर 1993 के बीच में मीन्स 23 सालों के अंदर 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ पे जो उनका एथनिक कॉम्पोजिशन है उसके अंदर किसी भी तरीके के राइट्स ना हो और दंगे ना हो, क्लैश ना हो, इस वजह से। अब क्या हुआ उसके बाद में, कहता है कि सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल आर बिलो। कुछ जो बेल्जियम का मॉडल है मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरीके से वहाँ डिजाइन किया हुआ है वो हमने नीचे पढ़ा है इसके अकॉर्डिंगली, राइट। अब देखते हैं मैं आगे क्या लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड दैट द नंबर ऑफ द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग, कहते हैं कि मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे फ्रेंच और डच के जो स्पीकर्स हैं इसके अकॉर्डिंग स्पीकिंग मिनिस्टर्स में जितने जो मिनिस्टर्स हैं जो डच बोलते हैं, जितने मिनिस्टर्स जो फ्रेंच बोलते हैं, उन दोनों की संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम होगी। सम स्पेशल लॉज आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस। कहता है कि यूनिलेटरली और बायलेस्टली, कहता है कि कोई भी मिनिस्टर जो है वो एक साथ डिसीजन नहीं ले सकता है, उसे दूसरी पार्टी से इसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना ही पड़ेगा इसके अकॉर्डिंगली, राइट। ये कहते हैं द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट to central government and many power of the central governments have been given to the state governments of the regions of the French speaking community and the Dutch speaking community of the country। अब जैसे कि इंडिया के अंदर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंडर में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, राइट। जो सेंट्रल बोलेगी स्टेट्स को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है। बेल्जियम में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है बिल्कुल उसके सबॉर्डिनेट्स नहीं है, उनके इन्फीरियर नहीं है। वहाँ ना कोई इन्फीरियर है ना कोई सुपीरियर है। वहाँ पे वो अपने तरीके से काम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करती है। ब्रसेल्स जो कि वहाँ की राजधानी है, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट्स इन विच both the Dutch and French speaking communities have equal representation। अब अगर हम बात करें उनकी राजधानी ब्रसेल्स की, तो वहाँ डच वाले और फ्रेंच वाले दोनों कम्युनिटीज के लोग जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके, राइट। उनके जो नेता हैं मिनिस्टर्स वो सेम है। The French speaking people accepted equal representations in the Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representations in the central governments। यहाँ पे इसके कहने का मतलब है, ये कहता है कि द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इक्वल रिप्रेजेंटेशंस को अपने ब्रसेल्स में, और डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले भी मानने लग गए हैं कि इसके अकॉर्डिंगली उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं, हम दोनों इक्वल है वहाँ पे। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इसके अकॉर्डिंगली वो दोनों के दोनों बराबर है, सो दैट कि दूसरा ये ना समझे कि उनकी गवर्नमेंट जो है इसके अकॉर्डिंगली हमसे ज़्यादा सुपीरियर है। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेड देयर। कहते हैं कि थर्ड तरह की गवर्नमेंट भी वहाँ बनाई जाती है। द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू one language community such as Dutch, French, and the German, no matter in which part of the country they live. The government has the power and regarding culture, education, and language related matters. Belgium model was very complicated even for the people living in the Belgium, but it helped to avoid the conflict between the major communities and the possible divisions of the country on linguistic basis. Thus, Brussels was chosen as the headquarter of the European Union when it was formed। अब कहने का मतलब ये है कि उनके बीच में क्लैश ना हो, राइट्स ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए इसके अकॉर्डिंगली एक तीसरी गवर्नमेंट भी बनाई गई है जो कि उनके अधिकारों को सुरक्षित रखती है। जितने भी उनके राइट्स होते हैं इसके अकॉर्डिंगली उनको वो प्रिजर्व करके रखती है। मीन्स बेसिकली ब्रसेल्स के अंदर अगर डच वाले कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो फ्रेंच वाले बीच में नहीं आएंगे, फ्रेंच वाले अगर कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो डच वाले बीच में नहीं आएंगे, राइट। तो अब ये कहता है स्टूडेंट्स इसके अंदर, कहता है श्रीलंका इज एन, कहता है कि श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशन, इट इज अ जस्ट। अब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बात की है बेल्जियम की, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीलंका, राइट। अब हम श्रीलंका की बात करेंगे कि श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन किस तरीके से है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये कहता है कि
श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशियन। कहता है कि इट इज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। कहता है कि श्रीलंका जो है वो बेसिकली क्या है, एक छोटा सा आइलैंड है इंडियन ओशन के पास में इसके अकॉर्डिंगली, और ये कहता है कि सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से। ये कहता है कि श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल विद 74% सिंघाला स्पीकर्स एंड 18 तमिल स्पीकर्स। कहता है कि इसमें भी 2 करोड़ के लोग लगभग लोग रहते हैं। 74% इसमें सिंघालास हैं। अब ये सिंघालास कौन है? वहां के नेटिव पीपल है जिनके बाप दादा जनरेशन टू जनरेशन वहीं पे थे, वहीं पैदा हुए। जो नेटिव पीपल है वहां के 74% है स्पीकर्स हैं। और ये कहता है 18% तमिल स्पीकर है। तमिल स्पीकर कौन है? जो तमिलनाडु से वहां पे शिफ्ट हो गए हैं, राइट। अब आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि 74% कौन है, इसके अकॉर्डिंगली सिंगालाज है, तो वो मेजोरिटी के अंदर है। 18% कौन है? तमिल है, तो वो किस में है? माइनॉरिटीज में है। इनका भी क्लैश चलेगा, आगे पढ़ते हैं। ये कहता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सिंघाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। ये कहता है कि बहुत सारे सिंघाला स्पीकिंग पीपल जो है वो बुद्धिस्ट है, मीन्स बुद्ध भगवान को मानने वाले हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू, और जितने भी तमिल है बेसिकली उनमें से लोग वो हिंदू और मुस्लिम की दोनों कैटेगरीज को मिला के हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, 7% क्रिश्चियंस भी वहां पे रहते हैं। कहते हैं हु आर बोथ, जो कि इसके अकॉर्डिंगली तमिल और सिंघाला दोनों को मिलाकर है। देखो कितना कॉम्प्लिकेशन हो रहा है इसके अंदर, राइट। इसको समझते हैं हम। कहता है कि देर आर 2 सब ग्रुप्स अमंग तमिल्स एज फॉलोज। अब तमिल के अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं इसके अकॉर्डिंग, राइट। फर्स्ट जो है आपका श्रीलंकन तमिल्स है, और दूसरा है आपका इंडियन तमिल्स। मतलब तमिल्स तो दोनों हैं, बट एक श्रीलंकन तमिल्स जो वहां के नेटिव होंगे, और जो इंडियन तमिल्स है जो इंडिया से वहां शिफ्ट हो गए। ये कहते हैं कि श्रीलंकन तमिल्स कौन है? दे आर द तमिल नेटिव्स, वो तमिल के ही नेटिव्स हैं इसके अकॉर्डिंगली ऑफ श्रीलंका। कहता है दे कॉन्स्टिट्यूट, कहता है 13% जो है, 13% जो पॉपुलेशन है वो कवर करते हैं टोटल, कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ श्रीलंका। अगर हम बात करें श्रीलंका में नॉर्थ और ईस्ट में, तो टोटल मिला के जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो 13% की अपनी भागीदारी रखते हैं वहां पे, राइट। पार्टिसिपेशन उनका पूरे पॉपुलेशन में 13% है। अगर हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंगली इंडियन तमिल्स की, तो कहता है कि दे आर रेस्ट ऑफ द तमिल्स, राइट। बाकी जितने भी तमिल्स हैं उनसे अदर देन श्रीलंकन्स, जो श्रीलंकन्स के नहीं है, हुज फोर फादर्स, जिनके फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया, इंडिया से आए थे प्लांटेशंस के लिए, या यहाँ पे वर्कर्स थे किस तरीके से कॉलोनी पीरियड टाइम में, जिस टाइम पे हमारा देश गुलाम था उस टाइम पे आके यहाँ बस गए, वो इंडियन तमिल्स हैं, राइट। इंडियन तमिल्स मतलब कि जैसे कि जिनके फोर फादर्स हैं वो तमिलनाडु में काम करते होंगे, बट वो अंग्रेज उसे यहाँ पर लेकर आ गए होंगे उनको उसके अकॉर्डिंगली, फिर उनके जो बाप दादा यहाँ आ गए जनरेशन टू जनरेशन, फोर फादर्स, फिर वहीं उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, और उसके अकॉर्डिंग उनकी जनरेशन आगे चल गई, वो इंडियन तमिल्स है। और श्रीलंकन तमिल्स का मतलब जो ऑलरेडी वहीं पे पैदा हुए, उनके बाप दादा वगैरह इसके अकॉर्डिंगली वहां के रियल नेटिव्स। इज दैट क्लियर? ये माइग्रेट वाले पीपल थे, ये नॉन माइग्रेंट वाले पीपल थे, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। अब श्रीलंका के अंदर जो है इसके अकॉर्डिंगली मेजोरिटिज्म चलता कैसे है? मेजोरिटिज्म जो है रेफर्स टू द बिलीफ दैट द मेजोरिटिज्म, कहता है कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन एनी वे इट वांट्स बाय disregarding the wishes and the needs of the minorities. When Sri Lanka became independent in 1948, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, the leader of the Sinhala community established dominance over governments by their majority. कहता है कि as a result the government adopted a series of majoritism measures to establish संघाला सुपरमेसी दीज वर्क। कहता है मेजोरिटिज्म का मतलब क्या है? इवन बेसिकली 1948 में जब कौन आज़ाद हुआ था? श्रीलंका आज़ाद हुआ। 1947 में हम आज़ाद हुए थे, 48 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। श्रीलंका जब बना था तो शुरू से इसके अकॉर्डिंगली जो वहाँ के नेटिव पीपल थे उन लोगों ने इसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया कि हमारी सुपरमेसी ज़्यादा होनी चाहिए रेदर देन जो आउटसाइडर्स हैं। तो उन्होंने वहाँ पे रूल्स बना दिए इसके अकॉर्डिंगली इस तरीके से, ताकि उनके जितने भी बच्चे होंगे या फिर उनके फैमिली मेंबर्स होंगे उनको ज़्यादा छूट मिलेगी, राइट। अब उन्होंने क्या रूल्स बनाए थे उनको पढ़ो। कहते हैं 1956 एन एक्ट वाज पास। 1956 में एक एक्ट पास हुआ था इसके अकॉर्डिंगली। कहता है रिकॉग्नाइज सिंघाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज सिंघाला बना दी गई थी, कंसिडर हो गई, और डिसरिगार्डिंग द तमिल लैंग्वेज, और उन्होंने तमिल लैंग्वेज को इसके अकॉर्डिंगली डिसरिगार्ड दिया। डिसरिगार्ड का मतलब होता है इसके अकॉर्डिंगली उसे हटा दिया, राइट। उसे उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी। वहाँ सिंघालीस पीपल लोगों ने सिंघाला के लैंग्वेज को ज़्यादा सुपरमेसी के अंदर रखा, मतलब उनको ज़्यादा डोमिनेंसी में रखा। द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉलोड, कहते हैं कि प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, कहता है दैट
favored Singhala's applicants for university positions and the government's jobs. A new constitution specified that the state shall protect and promote the Buddhism. उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है इसके अकॉर्डिंगली वहाँ की उन्होंने प्रेफरेंस ज़्यादा दी सिंघालास को, जॉब में भी गवर्नमेंट जॉब्स में भी ज़्यादा छूट किसको मिली, सिंघालास पीपल्स को। और एक कहता है कि जो बुद्धिज्म के लोग थे इसके अकॉर्डिंगली उनको उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट भी किया। राइट, समझ में आ रहा है। अभी कहता है कि ऑल दीज गवर्नमेंट्स मेजर्स ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ द आइसोलेशन अमंग श्रीलंका Lankan Tamil. They felt that no major political parties led by the Buddhist Singhala's leaders were sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and the government policies denied their equal political rights, discriminated against them in getting job and other opportunities, and ignored their interest. अब होता क्या है, मीन्स बेसिकली देखो, अब दो भाई हैं, मीन्स बेसिकली एक ब्रदर है वो अपना है, दूसरा ब्रदर वो स्टेप ब्रदर है, मीन्स सौतेला भाई है। अगर पेरेंट्स एक के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो स्टेप है के अकॉर्डिंग वो सौतेला है, तो उसकी भी तो एक फीलिंग होगी ना, उसको भी तो कहीं ना कहीं एनवी होगी, जेलसनेस होगी। इसके अकॉर्डिंगली सेम तमिलियंस को भी ऐसा होने लग गया, जो कि माइग्रेंट पीपल थे। राइट, उन्होंने बोला कि यार ये तो गलत है, इसके अकॉर्डिंग सारी जॉब्स उनको मिल रही है, राइट, उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा इसके अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंगली बड़ा मुश्किल हो रहा है, कोई भी अपॉर्चुनिटी उनको मिल नहीं रही। तो राइट्स शुरू हो गए, वहाँ पे दंगे शुरू हो गए, प्रोसेशन शुरू हो गया, जुलूस निकलना शुरू हो गया, स्लोगन शुरू हो गए, लोगों के बीच में इसके अकॉर्डिंगली क्लैश शुरू हो गया, बहुत सारे सिविल, बहुत अलग अलग टाइम पे वहाँ सिविल वॉर्स भी हुए। सिविल वॉर्स भी किसके बीच में हुए, जो सिंघालीज और तमिलियंस के बीच में इसके अकॉर्डिंगली। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? राइट, ओके। अब ये कहता है आपसे इसके अकॉर्डिंगली एज अ रिजल्ट ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द सिंघालास एंड द तमिल कम्युनिटीज बिकेम टेंशंस ओवर टाइम। और काफी लंबे टाइम तक इसके अकॉर्डिंगली ग्रेजुअली धीरे धीरे उनके बीच में टेंशंस बढ़ती चले गई, बढ़ती चले गई। कहता है कि स्ट्रगल ऑफ, कहता है कि श्रीलंकन तमिल्स, कहता है कि स्ट्रगल्स फॉर श्रीलंकन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल जो थे इसके अकॉर्डिंगली उन लोगों ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। द श्रीलंकन तमिल्स, ये कहता है कि लॉन्च द पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। दे demanded regional autonomy, कहता है कि an equality of the opportunity in securing education and jobs, but their demand was separately denied। कहता है कि टाइम टाइम पे इन लोगों ने इसके अकॉर्डिंगली अपने वजूद को साबित करने के लिए, मीन्स अपने आइडेंटिटी को शो करने के लिए, हम भी लोग हैं, हमारे अंदर भी फीलिंग्स है, इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज मांगी। राइट, अपने राइट्स के लिए भी ये लोग खड़े हुए, लेकिन इनके राइट्स को टाइम टू टाइम मना कर दिया गया इसके अकॉर्डिंग। दे डिनाइड कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, इसके तुम आउटसाइडर्स हो, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं दे रहे। or by the 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam states in the north and eastern parts of the Sri Lanka। और 1980s के दौर में क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, उन्होंने फॉर्म किया अपने आप को, और उन्होंने बोला कि हमें एक नया स्टेट चाहिए। नया स्टेट का मतलब होता है इसके अकॉर्डिंग, ऑलरेडी वो श्रीलंका बहुत छोटा है, बट उसमें से भी उन्होंने क्या बोला कि इसके अकॉर्डिंगली हमें एक नया स्टेट दो। इट मीन जैसे भारत और पाकिस्तान अलग हो गया इसके अकॉर्डिंगली, राइट, जैसे अली मोहम्मद जिन्ना ने फेवर किया था अपने माउंटेन्स को कि हमारे लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली, और वो अलग स्टेट हो गया था। गांधी जी ने मना किया था, बट उसके बाद भी इसके अकॉर्डिंगली वो अलग कर दिया गया था। उनका एनफोर्स कितना ज़्यादा कर रहे थे वो लोग, तो इन लोगों ने बोला कि भाई हमारी तुम्हारे से नहीं पटेगी, इसीलिए इसके अकॉर्डिंगली तमिल्स ने क्या बोला, इसके अकॉर्डिंग सिंघाला लोगों से हमें अलग कर दो, हमारा एक अलग स्टेट दो दो। कब ये डिमांड शुरू हुई? 1980 में। और इन्होंने क्या बोला, एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम मीन्स स्टेट दो, एलम स्टेट। और एक कब बोला उन्होंने इसके अकॉर्डिंगली कि 1980s में। और कौन कौन से एरियाज में, नॉर्थ में और ईस्ट में इसके अकॉर्डिंगली एक पार्ट में ये डिमांड होना शुरू हो गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? राइट, कहता है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन, कन्फ्लिक्ट का मतलब टकराव, क्लैश, प्रॉब्लम्स। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज सून टर्न इनटू द सिविल वॉर। और ये छोटी छोटी जो इनके जो कन्फ्लिक्ट्स थी ये सिविल वॉर के अंदर चेंज हो गई। एज अ रिजल्ट, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री आर as refugees, and lots of people lost their livelihood. It also caused great impact on the social, culture, and economic life of the country. The civil war ended in 2009, which you won't believe कि 1980 से शुरू हुआ था इसके अकॉर्डिंगली, एंड व्हेन इट टर्न इनटू द सिविल वॉर, जब ये सिविल वॉर में बन गया था, कन्वर्ट हो गया था, बहुत सारे लोगों को यहाँ से भगा दिया गया था, श्रीलंकन से मार दिया गया था, दे वर किल्ड, राइट, ब्रूटली, राइट, लोगों को मार दिया गया था। इसके अकॉर्डिंगली उनकी जो जॉब्स थी वो छीन ली गई थी, इसके अकॉर्डिंगली टेंशन्स हो गई थी। सिंघाला लोगों ने इसके अकॉर्डिंगली उनका क्लैश हो गया था किसके साथ, तमिलियंस के साथ में। तो आपस में जब लड़ाई हुई तो इट कन्वर्टेड इनटू सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब ये होता है इसके अकॉर्डिंगली
कि विद इन द स्टेट ही जब आपस में लोग जो होते हैं अलग अलग कम्युनिटी के वो लड़ना शुरू कर देते हैं और 2009 में जाके सिविल वॉर खत्म हुई। इसके अकॉर्डिंग सोचो कि 29 साल तक चली है वॉर, राइट। कि आप सोचो उसके अकॉर्डिंगली 1980 से शुरू हुई, 20 ईयर्स उधर और 9 ये मतलब 28 और 29 ईयर्स लग गए इस वॉर को चलने में। इसके अकॉर्डिंग कितना सारा जो वहाँ की जो जनता होगी, जो वहाँ की पब्लिक होगी, कितना सफर हुई होगी। ओके, आगे आ जाओ। कहते हैं कि कंक्लूजन ड्राइव फ्रॉम द केसेस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब बेल्जियम और श्रीलंका के हमने केसेस देखे, कितनी एथनिक कॉम्पोजिशन वहां पे क्या है, बड़ी मुश्किल है इसके अकॉर्डिंग, क्योस वाली सिचुएशन हो रखी है, उलझी हुई है। बेल्जियम में भी उलझी हुई है और श्रीलंका में भी उलझी हुई है। अभी कहता है कि बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ द कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज, दोनों कंट्री में डेमोक्रेसी है। कहते हैं कि बट दे डील with the question of the power sharing differently. In Belgium, the leaders have raised that the unity of the country is possible only by the respecting, कहता है कि respecting of the feelings and the interest of the different communities and regions. On the other hand, Sri Lanka shows us that if a majority communities wants to force its dominance over others, कहता है and refuses to share powers, it can weaken the unity of the country. अभी कहता है कि प्रॉब्लम्स तो बहुत है बट उसका सोल्यूशन क्या है। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने देख लिया कि भैया हमारे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत उलझी हुई है, तो उन्होंने एक थर्ड गवर्नमेंट बना दी इसके अकॉर्डिंगली, कल्चरल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसे कहते हैं। फ्रेंच का अगर कोई प्रॉब्लम होगा, मतलब कोई उन्हें कल्चरल प्रोग्राम करना होगा तो डच बीच में नहीं आएगी, डच को करना होगा तो फ्रेंच बीच में नहीं आएगी, थर्ड गवर्नमेंट बना दी और प्रॉब्लम उनकी रिजॉल्व हो गई। दूसरी बात इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये भी बताया इसके अकॉर्डिंगली कि अनटिल और अनलेस जब तक आप एक दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक देश चल ही नहीं सकता, राइट। घर में भी तो एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं चल पाएगा इसके अकॉर्डिंगली। तो वैसे भी अलग अलग कम्युनिटी से जो लोग हैं इसके अकॉर्डिंगली उनको एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, राइट। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उससे देश चलता है। ऐसे ही श्रीलंका में भी हुआ इसके अकॉर्डिंगली, तमिलियंस ने इसके अकॉर्डिंगली समझा कि सिंघालीस भी लोग ही हैं, कोई एलियंस नहीं है। उन्होंने उनकी मदद की, इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने उनकी मदद की और इस टाइम पे श्रीलंका कितने अच्छे तरीके से रन कर रहा है कंट्री, राइट। और उसके अकॉर्डिंगली बेल्जियम भी अच्छा चल रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं डिसेबिलिटी ऑफ द डिजायरेबिलिटी ऑफ द पावर शेयरिंग। अब ये डिजायरेबिलिटी ऑफ द पावर शेयरिंग क्या है, तो स्टूडेंट्स अभी कहता है कि डिजायरेबिलिटी ऑफ पावर शेयरिंग, राइट। अब हम पढ़ेंगे डिजायरेबिलिटी ऑफ पावर शेयरिंग। ये कहता है कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, क्या डिजायर है इसका, इसके अकॉर्डिंगली कहता है कि देयर आर टू सेट्स ऑफ रीजंस व्हिच रिफ्लेक्ट दैट द नीड ऑफ द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, राइट। ये बताता है कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि दो टू सेट्स है इसके अंदर, दो जरूरी चीजें हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, राइट, प्रूडेंशियल का मतलब बहुत जरूरी। द prudential reason emphasizes that power sharing will bring out better outcome. Power sharing is a good because it helps to reduce the possibility of the conflict between the social groups. It is good way to ensure that the stability of the power, stability of the political order, since social conflict mostly leads to violence and political instability. पहला ये कहता है इसके अकॉर्डिंगली ये जरूरी है इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसके अकॉर्डिंगली स्मूथ तरीके से गवर्नमेंट चलती रहे, राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी वजह से हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए और करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कहता है कि tyranny of the majority is not oppressive। अब सबसे पहले वर्ड है इसके अकॉर्डिंगली tyranny। tyranny का मतलब होता है इट रेफर्स टू ऑपरेसिव और क्रूअल रूल बाय यूज ऑफ पावर और एक्सेसिव कंट्रोल। इसका मतलब होता है कि कोई एक जो मीन्स बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट है उसको ज्यादा पावर मिल गई, तो वो कौन सी गवर्नमेंट जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर वो पावर ना दिखाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है तो वो उसको डोमिनेंस ना करे। तो ये चीजें ना हो उसके अकॉर्डिंगली, राइट, ऑपरेसिव और ऑपरेसर दोनों आपस में ना टकराएं इसके अकॉर्डिंगली, उसके लिए भी हमें ये करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड रीजन हमें बताता है कि मोरल रीजन क्या है। मोरल रीजन का मतलब होता है इसके अकॉर्डिंगली कि ये चीजें तो उसके अकॉर्डिंगली नॉमिनल सी चीजें हैं, प्रूडेंशियल में ये जरूरी है, और मोरल का मतलब है इसके अकॉर्डिंगली अगर ये चीज होती है तो ये चीज तो ऑटोमेटिकली इसके साथ होगी। जैसे कि सपोज मान लो आप मॉर्निंग वॉक करना शुरू करते हो तो मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है इसके अकॉर्डिंगली, और मॉर्निंग वॉक अगर आप करते हो तो मॉर्निंग वॉक के साथ में क्या क्या चीजें आपकी बॉडी के अंदर इंप्रूव होंगी इसके अकॉर्डिंगली, मेटाबॉलिज्म आपका सुधर जाएगा, राइट। आपके टॉक्सिस जो होंगे बॉडी के वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो होना ही है क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपने कौन सा लिया, प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल स्टेप कौन सा लिया, मॉर्निंग वॉक का। मॉर्निंग वॉक करोगे तो सारी चीजें अच्छी होंगी। तो अगर हमारी कंट्री के अंदर प्रूडेंशियल रीजन ये है कि डिजायरेबिलिटी ऑफ द पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग होगी तो ये बहुत जरूरी है, पावर शेयरिंग होगी तो ये चीजें तो नेचुरली इसके साथ में होंगी। द मोरल रीजन एम्फेसाइजेस
that the act of the power sharing is valuable. Power sharing is good for democracy, and it is the very spirit of the democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its application and those who have to live with its effect. People have right in a democracy to be asked on how they are to be governed. Thus, a legitimate government is one where citizens become पार्ट ऑफ द सिस्टम थ्रू पार्टिसिपेशन। अब ये कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा रीजन लिया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोडेंशियल गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब उसका रीजन ये है कि अगर प्रोडेंशियल गवर्नमेंट होगी इट मीन्स की मतलब पावर शेयरिंग होगी तो लोग अच्छी तरीके से जी पाएंगे, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके पास में राइट्स होंगे कि वो अपनी बातों को रख सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेमोक्रेसी के अंदर तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसे लागू करता है, और जुडिशरी जो उसे सजा देता है या फिर स्मूथ तरीके से चलाता है। ये सब कुछ अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा जब आपके यहाँ पे आपकी कंट्री में पावर शेयरिंग होगी, राइट। अब ये कहता है कि आगे फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स है, कह रहे हैं इन डेमोक्रेसी पीपल आर द सोर्सेस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट्स इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कहता है ड्यू इंपॉर्टेंस इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, everyone has a role in the shaping of the public policies, so in a democracy political power should be distributed among as many citizens as possible. In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. Some of the most common arrangements among these are, अब ये कहता है कि फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग के भी फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स इन द सेंस कि इसके अकॉर्डिंग अगर डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग है, वो तो होती ही है पहली बार, तो सभी सिटीजन्स को उनके राइट्स मिलते हैं, उनको कुछ कहने का मौका मिलता है इसके अकॉर्डिंगली, और कोई भी किसी को डोमिनेंस नहीं कर सकता सो ईजिली। ये कहता है कि यहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बताएंगे हम आपको उसके अकॉर्डिंगली, राइट, और उसके बाद में फिर आगे भी चीजें बताएंगे। अब ये कहता है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गन्स, राइट, गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेटर। पावर जो होती है तीन चीजों में बटी होती है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर वो होता है जो कानून को बनाता है, एग्जीक्यूटिव वो जो उसे लागू करता है, और जुडिशरी वो जो उसे सुचारू रूप से इसके अकॉर्डिंगली चलाता है। इट मीन्स कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा देगा, अगर कोई इसके अकॉर्डिंग किसी ने गलती नहीं की तो उसे वो सजा नहीं देगा इसके अकॉर्डिंग। ये कानून बनाएगा, ये इसे लागू करेगा, और ये लुक आफ्टर करेगा, उसका देखभाल करेगा, जिसने गलती की होगी उसे वहां प्रिजन में भेज देगा, राइट। अब ये कहते हैं कि दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिकॉज इट अलाउज, इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। थ्री ऑर्गन्स ऑफ द सोसाइटी भी बोलते हैं, थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स भी बोलते हैं, प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, ये इनके पास अलग अलग पावर्स होती हैं। ये कहता है कि सच अ सेपरेशन ऑफ द पावर ensures that none of the organs can exercise unlimited powers and each organ checks the other. This results in a balance of the power among various institutions. This arrangement is called the system of the check and balance. ये कहता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये पावर डिवाइड होती है, इसे हम द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस, राइट्स के अकॉर्डिंगली। इससे हमें पता चलता है कि कितनी पावर हमारे पास में, मीन्स बेसिकली लेजिस्लेचर के पास में, कितने एग्जीक्यूटिव के पास में, और कितने जुडिशरी के पास में। अगर इन तीनों में से कोई भी ऐसा सोचता है कि मैं ज़्यादा बादशाह हूँ, या मैं ज़्यादा बादशाह हूँ, या मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी जो पावर है इसके अकॉर्डिंगली वो कहीं पर भी सेंट्रलाइज नहीं होती, वो डिसेंट्रलाइज होती है, पावर बटी हुई होती है। इसी से कोई भी किसी पे अपना दबाव नहीं बना सकता है, राइट। तो बच्चों आगे आओ। अब ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग एंड द एग्जीक्यूटिव्स और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। कहता है कि जो जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मींस लेजिस्लेचर के जो लोग होते हैं, जैसे जजेस को प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पे जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके अकॉर्डिंगली जजेस उसको भी देखेंगे इसके अकॉर्डिंगली, राइट, उनको भी सजा दे सकते हैं अगर वो गलत होंगे तो, जिन्होंने उसे बनाया है। अब ये कहता है कि फेडरल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर। अब ये कहता है कि फेडरल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या है। अब ये कहता है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, that is general governments for the entire country and governments at the provincials or regional governments। कहता है कि such a general government, कहते हैं कि फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, राइट, इन इंडिया। कहता है इट इज रेफर टू एज द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट। दस गवर्नमेंट्स एट द provincial or the regional level are called the different names, different countries. There are many countries where there are no provincials or state governments।
कहता है कि अब हम फेडरल गवर्नमेंट और वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि जो देश के लिए डिसीजन लेती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो छोटे छोटे हमारे स्टेट्स हैं उनके लिए जो डिसीजन लेती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कहलाती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स कहलाती है। और हम यूनियन गवर्नमेंट कह लो या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो या फेडरल गवर्नमेंट कह लो, तीनों एक ही बातें हैं। अब ये कहता है कि हर कंट्री के अंदर ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं, राइट। अब यहाँ पे कहता है कि हाउ एवर इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया के अंदर देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर। जिस तरीके से इंडिया में ये डिवीजन हो रखा है पावर का, इसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। आ रही है बात समझ में आप लोगों को, राइट। अब ये कह रहा है कि दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो फॉलोड एट अ लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट like the municipality and the panchayat. This arrangement is found in the Belgium but not in the Sri Lanka. It is also known as vertical division of the power as the power involves higher and the lower level of the governments. अब हमारे इंडिया के अंदर इसके अकॉर्डिंगली थर्ड गवर्नमेंट भी होती है, राइट। पहली गवर्नमेंट हो गई हमारी यूनियन गवर्नमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी गवर्नमेंट जो होती है उसे थर्ड गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंगली उसे लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। जैसे छोटे छोटे जो गांव होते हैं वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज काम करती है, पंचायत काम करती है, राइट। ताकि छोटे छोटे जो लोग हैं इसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो दूर बैठे हुए हैं वहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट जा नहीं सकती, इसलिए वो फंड भेजती है और वहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली गाँव में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती है, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी की वजह से और पंचायत की वजह से ये सारी हेल्प होती हैं। लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट्स में अलग अलग काम होते हैं, मीन्स अलग अलग कंट्रीज में। जैसे कि बेल्जियम में ये फॉर्मूला है लेकिन श्रीलंका में नहीं है। इसे हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। आगे आएंगे तो कहता है कि पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर भी पावर शेयरिंग होती है। वो कैसी होती है? पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल groups such as the religious and the linguistic groups. Community governments in the Belgium is good examples of this arrangement. कहता है कि जैसे हिंदुस्तान में हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, तो मुस्लिम समुदाय का एक अपना समुदाय है, हिंदू लोगों का एक अलग हमारा समुदाय, हमारी कम्युनिटी है। तो बेस्ट एग्जांपल है इसके अकॉर्डिंगली हमारा बेल्जियम का। बेल्जियम में आपने देखा है फ्रेंच लोगों का भी एक खुद का एक इसके अकॉर्डिंग कम्युनिटी है, और डच की भी खुद की कम्युनिटी है। ये कहता है कि इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स बाय व्हिच सोशल weaker sections and the women are represented in the legislature and administration. This method is used to give the minority community a fair share in the power. अब कहता है कि कंट्री के अंदर ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें दी गई हैं कि जो औरतें हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से इसके अकॉर्डिंग राइट्स मिलने चाहिए। तो हमारे कंट्री के इफ वी टॉक अबाउट दी इंडिया, तो इंडिया में भी इसके अकॉर्डिंगली उनको कुछ पार्ट दिया गया है, कुछ छूट दी गई है ताकि वो भी पॉलिटिक्स में आ सके और देश को सुधार सके। अब उसके बाद थोड़ा सा और चैप्टर रह गया है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। ये कहता है कि पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पे ये लोग अपना प्रेशर बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स यूनियन, राइट, फार्मर यूनियंस, राइट, ट्रेड यूनियंस। ये लोग क्या करते हैं, अपनी मांगों को, अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए रोड को जाम कर देते हैं, टोल को जाम कर देते हैं इसके अकॉर्डिंगली, और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं सो दैट कि उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। तो कहता है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। कहता है कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंट। कहता है कंटेंडर्स, कहता है कि कॉम्पिटिटर्स, कहता है हु स्टैंड्स इन द इलेक्शंस ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और पावर। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज दिस often takes form of the competition among different parties. Such competitions ensures that power does not remain in the one hand. In the long run, power is shared different in power shared different political parties that represents different ideologies and social groups. Sometimes this kind of the sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest elections. कहता है कि पावर शेयरिंग का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अलग अलग ग्रुप की जो पार्टीज होती है, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, इनकी जो पार्टियां हैं इनकी भी अपनी अपनी पावर है, और टाइम टू टाइम्स के अकॉर्डिंगली इनमें जो लोग होते हैं इसके अकॉर्डिंगली वो किस पे दबाव बनाते हैं? रूलिंग पार्टी पे। जो पार्टी रूलिंग पार्टी जो भी इस टाइम पे रूल कर रही है उस पर वो दबाव बनाते हैं, राइट। डेमोक्रेसी के अंदर ये सारे राइट्स तो हमें मिलते ही हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर भी इकट्ठे होकर असेंबल होकर कर सकते हैं। बट आपको राइट नहीं करना, प्रोसेशन निकाल सकते हो बट उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पे पत्थर नहीं फेंक सकते,
किसी के लिए अपशब्द नहीं बोल सकते, किसी जाति और धर्म के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, राइट, लेकिन आप शांतिपूर्ण अपनी बातों को रख सकते हैं। ये सारे पावर ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं इसके अकॉर्डिंगली, राइट। इनमें भी हमारी पावर बटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको भी पावर दी हुई है। इफ देयर अलायंस इज सेलेक्टेड दे फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट्स एंड थर्ड शेयर पावर। कहता है कि कई बार एक पार्टी पूरी तरीके से मेजोरिटी में नहीं आती तो वो दूसरी पार्टी के साथ में मिलके अपनी पार्टी बना लेती है, उसे क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली? कोalition गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? कोalition गवर्नमेंट। कहता है कि इनको भी पावर मिलती है। कहता है कि इन अ डेमोक्रेसी देयर आर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप लाइक ट्रेडर्स। यहाँ पे अलग अलग इंटरेस्ट के लोग हैं, जैसे ट्रेडर्स की अलग कम्युनिटी है, बिजनेसमैन की अलग कम्युनिटी, इंडस्ट्रीज की अलग है, फार्मर्स की अलग है, इंडस्ट्रियल्स की अलग है, वर्कर्स की अलग है। ये सारे लोगों ने अपनी अपनी कम्युनिटी बनाने के ग्रुप बना रखा है। जब जब इन पे कोई भी अत्याचार होगा, इन्हें अगर ऐसा लगता है एट्रोसिटी होगी गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये लोग प्रोसेशन करेंगे, राइट्स के अकॉर्डिंगली देश के सामने अपनी बात रखेंगे, सड़कों पे इकट्ठे होंगे। तो इनको भी पावर मिली है। इस चैप्टर में हम पढ़ ही तो यही रहे हैं कि पावर किस किस को मिलती है। ये कह रहा है कि दे ऑल्सो हैव अ शेयर इन द गवर्नमेंट्स पावर थ्रू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंटल कम्युनिटीज। कहते हैं कमिटीज और इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और कई बार क्या होता है, जो रसूख वाले लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, इनकी भी अपनी एक पार्टी होती है। और ये एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस ये क्या करते हैं, नेताओं को पैसा देते हैं इसके अकॉर्डिंगली, उन्हें बताते हैं इसके अकॉर्डिंगली कि हम आपके अभी किस चीज से मदद कर रहे हैं, पैसे से मदद कर रहे हैं। अगर आप कल होके जीत जाओगे तो आपको हमारी बात भी माननी पड़ेगी। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग हमारी पूरी कंट्री में बटा हुआ होता है कि कोई भी एक बंदा, ना लेजिस्लेचर, ना जुडिशरी, ना एग्जीक्यूटिव, कोई भी तीनों में से ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा इसके अकॉर्डिंगली 10th क्लास का पहला चैप्टर पॉल साइंस का पावर शेयरिंग। होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।